हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम लोग अपने सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर हमने लोकसभा राज्यसभा पूरा कर लिया था, उनकी स्पेशल पावर्स देख ली थी, देन उनका कंपैरिजन जो कि आपका विधानसभा विधान परिषद से हुआ था वो पूरा हम लोगों ने देख लिया। आज का टॉपिक जो हम लोगों का है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को लेकर। सेंटर स्टेट्स में बेसिकली तीन तरीके से आप लोग किसी भी डिवीज़न को देख सकते हैं। भाई लेजिस्लेचरली आप उसको देख सकते हैं, लेजिस्लेचर में किस किस तरह की पावर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, जो कि हमने शेड्यूल्स में भी पढ़ी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेकंड आ जाती है आपकी इमरजेंसी पावर्स को देखा जा सकता है, फिनेंशियल पावर्स को देखा जा सकता है, टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जा सकता है, या स्पेशल रिकमेंडेशन जो एक लैंडमार्क कमीशन रहा है सरकार या कमीशन, उसको देखा जा सकता है कि एग्जैक्टली सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए किस तरह से बात हुई थी। तो जब हम लोग इसके लिए बात शुरू करते हैं तो हमें पूरा बेसिक से पढ़ने का जरूरत होता है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि सर यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 62 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 52। क्या ये सारे याद करने हैं? ना तो सारे आप याद कर पाओगे, ना सारे मैं याद कर पाऊंगा, ये बात याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो सारी की सारी चीजें हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, जिनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में एनडीए में क्वेश्चंस बने हैं या क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो पूरा का पूरा इसी बात पर कंसर्न है कि क्या क्या हमारे पास कैसे कैसे हमें पढ़ना है सेंटर और स्टेट रिलेशंस में। मैं मयंक पाराशर 18 लेक्चर आपके ले चुका हूं, 18th लेक्चर्स हो चुके हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये आप फीडबैक में बता दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग YouTube पर मुझे फॉलो ऑलरेडी कर ही रहे हैं एंड फोन पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके एंड डिफरेंट मेथड से मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेज देते हैं आप। तो वो अच्छा भी लगता है और एक दिक्कत भी लगती है कि कई बार बच्चा जिस कंपटीशन के लिए पढ़ रहा है उस कंपटीशन की प्रॉब्लम ना भेजकर वो अलग तरीके से चेक करना चाहता है क्या टीचर को पता भी है या नहीं पता है। दैट इज द इशू। तो आज कोई इशू नहीं है, हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मयंक पाराशर के नाम से। मैं 1 जून से आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूं एमसीक्यूज का। उसका ऑलरेडी प्लस पर क्लासेस होंगे, उसका ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा, मैं लाइव आऊंगा उस दिन 11:30 से वो मेरी क्लास होगी एंड उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी प्लस पर या अनअकैडमी पर फॉलो किया हुआ है तो आपके पास आ जाएगा। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे हिंदी एंड इंग्लिश के एंड कोशिश करेंगे कि जितने चैप्टर्स अभी तक हम पढ़कर आए हैं उन्हें वन बाय वन वहां पर डिस्कस कर लें, ताकि आने वाले समय में हमारे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप मुझे मेरे अनअकैडमी पर एज वेल एज अनअकैडमी वॉरियर्स पर एंड हमारे अपने यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियोस को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का काम शुरू करते हैं, जो कि आप लोगों का काम आता है आज मेरे सामने। दैट इज सबसे पहला जो काम शुरू होता है वो शुरू होता है सेंटर स्टेट रिलेशन। सबसे पहली बात यही आती है सेंटर और स्टेट के रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करें। तो जो भी पावर्स आपके पास सेंटर में है एज वेल एज स्टेट में है, उनका कोलिब्रेशन कैसे बनेगा, उनकी आपस में बात कैसे बनेगी, उस चीज को पढ़ लेना ही हमारा यूनियन एज वेल एज स्टेट का रिलेशन आता है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर लें, काफी मोटा चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अपने लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेचर का मतलब क्या था? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी चीज की मेकिंग होगी वो लेजिस्लेचर करेगा, लेकिन जब भी किसी चीज को अप्लाई करना होगा तो वो काम हमेशा एग्जीक्यूटिव का होगा। बताया था या नहीं? तो यहीं पर हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस का मतलब क्या आता है निकल के मतलब आता है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंटर गवर्नमेंट है हमारी एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट के लिए अगर बात करें तो यहां लिख देता हूं सेंटर प्लस स्टेट, दोनों की जो जॉइंट पावर्स हैं उनका वो कैसे कैसे यूज करते हैं, कहां कहां उनका यूज होता है और उसका हमारे से क्या रेफरेंसेस हैं। क्योंकि हमें
इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है, ये स्टेटमेंट बोलें तो गलत है। हम स्टेटमेंट बोलें कि हमें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो भी गलत है। दोनों ऑटोनॉमस बॉडीज बनी हुई हैं, लेकिन पावर क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा है, तो हमें यह बोलना होगा कि बीइंग एन सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे ऊपर इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर रूल करती हैं। क्लियर हुई बात? ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है, ना केवल स्टेट गवर्नमेंट। यही चीज हमारे यहां पर पूरी तरह से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर है तो जरा इसे एक बार देखिए। मैं आता हूं जरा 1 मिनट। अब पढ़िए जरा इसको, मैं अभी आपको बताता हूं इसमें आगे का पूरा। चले आगे। समझ आ गया होगा ना क्यों मैं गया था अभी बीच में? समझ आया? बेसिकली समझ में आ गया होगा सभी लोगों के। हाँ, वो डेकोरम में है भाई, और वो मैं भूल गया था, तो जस्ट निकली तो रखी थी सामने टी शर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ध्यान ही नहीं रहा पढ़ाने के लिए। बस फटाफट मैंने कहा क्लास शुरू करो। चलिए कोई बात नहीं। अभी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अपने यूनियन लिस्ट के लिए बात करते हैं, तो इसको ऐसे रट लीजिएगा कि अगर कहीं पर भी भारत, इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट के पास लिखा हुआ मिल जाए, तो वो किसकी पावर होगी? यूनियन लिस्ट की, हमेशा। लाइक एन एग्जांपल, अब चेक करिए स्टाम्प ड्यूटी। जब आप लोग स्टाम्प लेते हैं तो उस पर ऊपर भारत और इंडिया लिखा होता है, लेकिन नीचे स्टेट लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो एसेट या वो रिप्रेजेंटेशन जो दे रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट उससे आने वाला टैक्सेस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट हैं। दैट्स व्हाई वहां पर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें आता है वो रेगुलर बेसिस पर एक होता है कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी पावर्स स्पेशली आती हैं। तो सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो डिफेंस, पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम। अब इस डिफेंस के अंदर आप आर्मी के लिए बात कर लें, आप एयरफोर्स की बात कर लें, आप नेवी की बात कर लें, या अदर पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस की बात कर लें, या आप रिजर्व फोर्सेस की बात कर लें। इसके अलावा आप बात जो भी हमारी कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड की बात कर लें। दैट मींस जिस भी फॉर्म में इंडिया को डिफेंड किया जा रहा है, आइदर बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस एंड ऑल, वो सारी की सारी किसके अंडर में होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगी, या ऐसे कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होंगी। तो ये सिंपल सी बातें हमें छोटी छोटी सी याद रखनी होती हैं। आगे के लिए बढ़ते हैं। अगला आता है फॉरेन अफेयर्स। अब क्वेश्चन आता है सर ये फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं? आ जाओ जरा इधर को, हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन पे देखो। हम कहीं पर भी हाई कमिश्नर भेजें या बुलाएं, एम्बेसडर्स भेजें या बुलाएं, वो पूरा का पूरा फॉरेन अफेयर्स, जिन्हें हम एम्बेसीज बोलते हैं, वो पूरा का पूरा फॉरेन अफेयर है हमारा। दूसरे कंट्रीज से हमारे होने वाले रिलेशंस वो किस तरीके के हैं, ये पूरा का पूरा हमारा जो पार्ट आता है, ये सारा का सारा पार्ट आता है फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में? फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में।
ठीक है, आगे के लिए हम लोग बढ़ जाते हैं। इसी में अगला पार्ट जो आता है वो आता है दैट इज आपका करेंसी। अब आ जाइए, आपके पास 2 रुपए से लेकर कहां तक 2000 रुपए तक छपने वाला हर एक नोट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। अब आप कहेंगे सर नोट जो 1 रुपए का है वो क्यों नहीं लिखा आपने? बेसिकली 1 रुपए का नोट जो करेंसी है ये आरबीआई के थ्रू आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आती है, जबकि जो 1 रुपए का नोट है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस सेक्रेटरी के इस पर साइन होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं, तो ये उनसे आता है। तो इसीलिए 2 से लेके 2000 रुपए का सिक्का हो या नोट हो वो सारा आरबीआई के अंडर में प्रिंट होता है, जबकि 1 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ओवरऑल तो ये करेंसी है ना हमारी, तो फिजिकल करेंसी जितनी भी है वो इंडियन गवर्नमेंट की ही होगी, भारत सरकार की ही होगी। इसका परफेक्ट से एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। अब कोई भी नोट जो आपके पास हो, सपोज 100, 200, 500 कोई भी नोट हो, तो उस पर अगर मैं यहां आपको दिखाऊं तो इस पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, यस और नो, भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन यहां इसी के नीचे लिखा होता है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, नीचे लिखा होता है गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गारंटी कि ये 100 रुपए ही हैं, ये आरबीआई नहीं दे रहा मुझे, ये गारंटी मुझे दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो करेंसी किसकी पावर होगी? करेंसी पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर हुई बात? चलें थोड़ा सा आगे। जब आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे पास, और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि ये सारी चीजें बता पाऊं। इधर आ जाते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं। आपका टीवी हो सकता है, एफएम हो सकता है, रेडियो हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, या कोई भी अदर ईटीसी। अगर कोई भी चीज है तो वो कम्युनिकेशन के अंडर में आएगी। आइदर वो डिजिटल हो, वो प्रिंटेड हो, या वो वर्चुअल वर्ल्ड का हो, वो किसी भी में भी हो, टीवी, फिजिक, ये सब किसका पार्ट है? कम्युनिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस देगी इसके लिए। अगली बात आती है सिटीजनशिप। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, तो इसको अब दोबारा से नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अगला आता है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। दैट मीन्स हम लोगों के यहां जो एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है वो किस तरीके से होगा, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब इंटर स्टेट कॉमर्स का है। बैंकिंग ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं कि सारे बैंक जितने भी हैं वो सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं, मैक्सिमम कैसे हैं? सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं, या वी कैन से नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, आरबीआई के गाइडलाइंस पर काम करते हैं। अगली बात आती है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें यूरेनियम, थोरियम, जिस भी तरह के हमारे पास थोड़े बहुत रिजर्व हैं या हम किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको होल्ड करती है। अगली बात जो इसमें आती है वो आती है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। टेलीग्राफ ऑलरेडी बंद हो चुका है, टेलीग्राफ बंद हो चुका है, अब नहीं चलता है। ये बेसिकली बात करें तो डलहौजी के टाइम पर शुरू हुआ था, बट ये बंद हो गया है। अभी क्या चलता है? पोस्ट। पोस्ट को हम क्या लिखते हैं? भारतीय डाक, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो भारतीय वर्ड आ गया। तो अगेन इसी में अगर मैं और जोड़ना चाहूं तो आपका रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, एयर, वाटरवेज। तो मैं आपको बेसिक ये समझाना चाह रहा हूं कि यूनियन लिस्ट केवल और केवल उन चीजों का एक कलेक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली बेसिस पर यूज करती है। एग्जाम्पल के लिए और चेक करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सीबीआई,
क्या आपकी पुलिस, ये नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर हम पढ़ चुके हैं, सीवीसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के बारे में। तो ये सारा यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। यहां तक क्लियर हुई यूनियन। आगे बात करते हैं तो इसी में तुरंत आ जाता है हमारे सामने स्टेट। जब हम लोग स्टेट लिस्ट के लिए बात कर रहे होते हैं तो स्टेट लिस्ट में हमने पढ़े थे 62 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स? 62 सब्जेक्ट्स। अगर 62 सब्जेक्ट्स में बात करें तो सबसे पहले आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की नहीं, जस्टिस की, प्रिजन की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब पंचायती राज जो हमारे यहां चलता है। एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं, पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, सैनिटेशन की बात कर रहे हैं या इरिगेशन की बात कर रहे हैं। इस तरीके के वो सारे डिपार्टमेंट, या हमने कहा स्टेट हाईवेज के लिए बात कर रहे हैं। जितनी भी इस तरह की चीजें हैं वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ऐसी 62 पावर हर स्टेट के पास अवेलेबल है। आगे के लिए बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा। जब इसमें आगे के लिए बढ़ते हैं तो यहां पर ये एक बात नोट करने वाली है, बहुत सारी किताबों में डिट्टो लिखी हुई है, इसीलिए ध्यान से देख लीजिएगा। बट अंडर सर्टेन कंडीशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सटेंड इट्स jurisdiction over the matter formally includes in state list। जब कॉन्स्टिट्यूशन में किसी सर्टेन कंडीशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह आवश्यकता पड़ती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी मैटर की बात करे तो वो उसको कभी भी स्टेट लिस्ट से लेकर सेंट्रल लिस्ट, दैट मींस यूनियन लिस्ट में इंक्लूड कर सकती है। याद करिएगा, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी अगर सब्जेक्ट सेंटर यूनियन में जा रहा है, यूनियन लिस्ट में जा रहा है, तो ये वाला जो बिल है ये हमेशा इंट्रोड्यूस कहां होगा? दैट इज राज्यसभा। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था हम लोगों ने? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। In fact, when the proclamation in the emergency in the operation of the parliament can legislate in the matter enumerated of the all three list। इमरजेंसी कौन सी के लिए बात कर रहा है ये सिर्फ यहां पर दो इमरजेंसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सारे पावर ले लेती है। पहली आर्टिकल 352 हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई हो, या आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई हो जिसमें स्टेट्स के पास भी पैसा ना हो। स्टेट इमरजेंसी में ये अपने हाथ में पावर नहीं लेते। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट या बेसिकली व्हाट वी कैन से प्रेसिडेंट के बिहाफ पर स्टेट में रूल करते हैं। आगे के लिए बढ़ते हैं जरा इसी में थोड़ा सा। जब आगे के लिए हम लोग जाते हैं तो हमारे सामने फिर चीजें आती हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन में तीसरी पावर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का मतलब है सेंटर प्लस स्टेट दोनों को कंबाइंड अगर हम कर दें तो हमारे पास जो लिस्ट बनेगी वो कौन सी होगी? कॉन्करेंट। और इसके अंदर 52 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, 52 ऐसी पावर्स होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो वो सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं तो क्रिमिनल एंड सिविल लॉज जिन्हें हम बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के अंदर की धाराएं या धारा 144 धारा ये धारा वो बोलते हैं ना बहुत ज्यादा वो। अगला फॉरेस्ट। अब यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोई फॉरेस्ट है तो यूपी उत्तराखंड थोड़ी ना लेंगे, तो यूपी उत्तराखंड एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर वो हो जाएगी। अगला हो जाएगा एजुकेशन। अब एक लड़के ने 10th करता है वो आपका मैंने कहा यूपी से और उसके फादर शिफ्ट हो जाते हैं गोवा,
तो क्या गोवा मना करेगा उसे? नहीं, वो वहां उसे 11th में एडमिशन ले लेगा। अब ये मत कहना सर कोरोना में गोवा में तो सब भागेंगे ही नहीं। भाई गोवा में सबसे कम केसेस आए और जो आए वो भी रिकवर्ड हो गए, तो गोवा सेफ प्लेस है इस समय पर। गॉट इट? यूपी से ज्यादा। चलिए, वैसे यूपी भी अब ठीक होता जा रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें सुधर जाएंगी। सेम वे मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस आते हैं। मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस में सबसे बड़ी बात कि मैरिज सपोज हो गई आपकी राजस्थान में, और वो बंदा जाके कह रहा है जी मैं जम्मू एंड कश्मीर में डाइवोर्स करता हूं, तो भाई वो दे सकता है। क्यों? मैरिज एंड डाइवोर्स स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों का मैटर है, उस पर बस मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो केस जो फाइल कर रहे हैं वो अप टू द मार्क हो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। आगे ड्रग्स, दैट मीन्स ये दवाइयों के लिए यूज होता है। ट्रेड यूनियंस, जितनी भी हमारी व्यापारिक यूनियन है, लेबर वेलफेयर के लिए। न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं दिल्ली में छपा तो यूपी में नहीं बिकेगा, कहीं भी बिक सकता है। बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, हम लोगों की अपनी जो किताबें आती हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम उन्हें अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन बैचेस में या मेरठ में ही बांटेंगे, ऑल ओवर इंडिया है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म से वो ली जा सकती हैं। इसके बाद आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल बेसिक इंदिरा गांधी हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था, फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी, तो वो यहां से आया था, वो भी सेंट्रल स्टेट है। अभी इसमें ही एनआरसी या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीएए, ये दोनों आए थे, अभी इसमें भी कुछ आना है, तो वो आएगा तो बताएंगे। फैमिली प्लानिंग वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये सारी की सारी चीजें, अब कोई कहे जी नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग करेगा और स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग करेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के कंट्रीब्यूशन से होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या कि अगर हम लोग बात करते हैं तो रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल का मतलब कभी भी, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सब्जेक्ट, मैं आगे लिख देता हूं एनी सब्जेक्ट चेंज कर सकता है किसी भी लिस्ट से, कभी भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट नॉट इंक्लूड्स इन एनी ऑफ द लिस्ट रेस्ट विद यूनियन गवर्नमेंट। जो इनमें नहीं है वो सब किसके पास होगा? यूनियन। और रेजिडुअल पावर्स तो उसके पास हैं कि भाई वो जब चाहे जैसे चाहे उठा सकता है सारी की सारी चीजों को। आगे के लिए बात करते हैं तो अगला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिंपल सा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स कैसे चलाएंगे। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा झुका हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिली है, तो पावर में भी कौन सी गवर्नमेंट होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रूल करेगी। तभी चेक करिए, प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा लॉकडाउन 1 पूरा देश बंद, सेकंड लॉकडाउन पूरा देश बंद, थर्ड लॉकडाउन थोड़ा, फोर्थ में थोड़ी छूट दी, अभी पता नहीं फिफ्थ आने वाला है या नहीं, बट जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी वैसे वैसे स्टेट गवर्नमेंट आगे का मूवमेंट बनाना शुरू कर देती है। आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स में बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शुड बी एक्सरसाइज एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ of the union parliament and not implied or prejudice executive power of the union। सिंपल है, जो चीज आपको पहले आपकी पावर में दी गई है उसे आप स्टेट लेवल पर यूज करें, जो चीज आपको पहले से डिफाइंड नहीं है उसमें जबरदस्ती ना घुसें क्योंकि वो सेंटर की पावर है। सीधा शब्दों में ये बात है। आगे बात करें, इन द स्टेट डज नॉट कंप्लाई the directives of the state in the later may be involve article 356 take over the administration state itself। और हमने ये बात पहले ही पढ़ रखी है कि कभी भी अगर 356 लगेगा तो गवर्नर साहब आ जाएंगे और वो किसकी हेल्प से रूल करेंगे? वो हेल्प से रूल करेंगे ऑल सिविल सर्वेंट्स, दैट मीन्स ऑल IAS जो भी उस स्टेट में होंगे उनकी हेल्प से वो पूरा रूल करेंगे।
आगे के लिए जब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें, तो हमारे पास जो अगली पावर आती है वो पावर आ जाती है दैट इज फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर का मतलब हो गया भैया टका, पैसा। पैसा आएगा कैसे? टैक्सेस से, चाहे तो वो डायरेक्ट टैक्स हो और चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, हाँ या ना? तो यहां ध्यान से देखिएगा, स्टेट्स आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन सेंटर। क्यों? क्योंकि टैक्सेस का एक बड़ा पार्ट जो है वो सेंटर पे जाता है, ना कि स्टेट्स पर। देयरफॉर दे हैव टू dependent on center and subsidize contribute union exercise control though the competitor auditor journal। याद करिएगा इसको, अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे भी, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में आएगा जब कमीशंस कराऊंगा। तो CAG यहां एक इंपॉर्टेंट पोस्ट आ जाती है जो कि स्टेट्स और सभी को दिया गया पैसा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, आइदर वो स्टेट्स को दिया है या अपने ऊपर किया है, उसका पूरा ऑडिट करते हैं। यूजुअली फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है फॉर द 5 ईयर टर्म, प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करते हैं। और ये याद रखिएगा, ये हमेशा नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करता है, नेक्स्ट 5 ईयर्स। दैट मींस ये फ्यूचर के 5 साल के बारे में बताता है कि टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से होंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल 268 कहता है भैया जब सारी चीजें ही रिवेन्यू पर बेस्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड हैं, तो बटेगा कैसे, ये चेक कर लो। तो इसका जो पहला तरीका आता है उसमें ड्यूटी लेवीड बाय द यूनियन, दैट मीन्स ड्यूटी पूरी तरह से लगा दी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट। पूरी तरह से वो ड्यूटीज जो लगेंगी लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने की पूरी पावर किसकी होगी? स्टेट की। याद करो, अभी मैंने स्टाम्प ड्यूटी बताई थी या नहीं? तो स्टाम्प ड्यूटी लगाने का काम किसका है? दैट इज इंडियन गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन है इकट्ठा कौन करेगा? ये तो लगा दी, सेकेंड स्टेप आ जाओ, इकट्ठा कौन करेगा? ये जो है ना, ड्यूटीज कलेक्टेड, बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड। अप्रोप्रिएटेड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट के अंदर वो काम हो रहा है। स्टाम्प ड्यूटी, ड्यूटी एक्सरसाइज ऑन द मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन मेंशन इन यूनियन लिस्ट 1। दैट मीन्स यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो बातें सारी लिखी गई हैं वो सब यहां पर मेंशन होती हैं। आगे के लिए बात कर ले इसी में, तो टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट असाइंड टू स्टेट। लेगा भी सेंट्रल गवर्नमेंट, इकट्ठा भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लगाएगा भी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दे देगा किसको? चल स्टेट्स को दे देते हैं। इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा पैसा नहीं आता। अगर इनमें पैसा आता और स्टेट गवर्नमेंट को इतना पैसा मिल रहा होता तो डिपेंडेंट क्यों होती सेंटर पर? क्लियर हुई बात? इसका मतलब ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट टू द सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, टर्मिनल टैक्सेस और गुड्स और द पैसेंजर कैरिड बाय रेलवे, सी एयर टैक्सेस ऑन द रेलवे फेयर्स एंड फ्लाइट्स, टैक्सेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज अदर देन the stamp duty, taxes on the interstate consignments of goods, taxes on the sales and purchase of the newspaper and on advertisement therein। जो उनके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी होते हैं वो पूरा का पूरा इस फीचर के अंडर है। अगली बात आती है टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन। बेसिक फिर से वही, बट अब की बार वर्ड यूज हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसका मतलब पैसा आ रहा है यहां से, सीधी सीधी बात है, यहां पर अच्छा खासा पैसे की इनकम है, तो दोनों गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से मिलके कर लेती हैं। इनकम टैक्स नॉट इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेशन टैक्स। टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बिटवीन यूनियन और स्टेट। अब यहां जो वर्ड इंपॉर्टेंट था, जो वर्ड आपको समझना था वो था मे बी। पहले वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव है, चौथे वाले में अगर नीचे देख रहे हैं तो मे भी। तो इसका मतलब रियल इनकम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां से आता है। क्या है? कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी। बड़ी बात है। अदर देन दोज
मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ठीक है, मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। अब ये आता है टॉयलेट प्रिपरेशन में क्या है, जो भी चीज आपके बाथरूम से रिलेटेड है, सुबह उठने के साथ आप जो चीज यूज पहली करते हैं एंड पूरा शाम सोने तक जो जो चीजें आप यूज कर रहे हैं वो सब टॉयलेट प्रिपरेशन का पार्ट है। एग्जाम्पल, सुबह वॉशरूम, नहाना, सॉप, शैम्पू, जो भी व्हाट्सएवर, सैनिटाइजर, देन हेयर ऑयल, क्रीम्स, कोम, टॉवल, जो भी इस तरह की चीजें हैं, शेविंग फॉर्म्स, शेविंग क्रीम्स एंड दे ऑल आर इन द टॉयलेट प्रिपरेशंस। आगे के लिए जब बढ़ते हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशन में एक बहुत बड़ी सी बात आती है। आर्टिकल 275 कहता है कि जो स्टेट्स हैं वो अपना मैक्सिमम खाना खर्चा जो चलाती हैं वो उनसे चलाती हैं जो लोन्स बड़े लेवल पर प्रोवाइड कराता है सेंटर गवर्नमेंट। दैट मीन्स अगर बात करें तो सेंटर गवर्नमेंट जो भी लोन्स देता है, फंडिंग्स देता है, वो मेन इनकम का सोर्स होता है स्टेट्स का। एग्जाम्पल के लिए कोट करो, अभी वेस्ट बंगाल उड़ीसा को बड़ी तेजी से एक साइक्लोन ने हिट मारा, पीएम वहां पर गए और उन्होंने 10,000 करोड़ का एक पैकेज बंगाल के लिए, 1,000 करोड़ का कोई पैकेज बंगाल को दिया है। तो वो फंड जो बंगाल को दिया गया है वो उधार है, क्या है, तो वो रिलीफ फंड है। दैट मीन्स जो लोग वहां पर प्रॉब्लम में हैं उनके ऊपर वो खर्च किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो यहां पर भी लिखा गया है, प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड राइजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरिया। दैट मीन्स ऐसे नहीं कि मेरे मन में आया मैं दान कर रहा हूं, वो एक मूवी का डायलॉग है, मेरे मन में आया कुत्ता काट के खाया, ऐसा नहीं है कि भाई 1,000 करोड़ आया और अपनी मर्जी से कहीं का कहीं लगा दिया, नहीं, वो जिस पॉलिसी के लिए आया एटलीस्ट आपको वो बताना ही पड़ेगा आपने उसके ऊपर कितना खर्च किया है। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करा, गंगा साफ नहीं हुई, कोरोना ने 50 दिन में गंगा साफ कर दी। गॉट इट माय पॉइंट? तो विल पावर होती तो ये पहले भी हो जाती। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने चाहा ही नहीं था, बट अभी एट प्रेजेंट गंगा हर जगह स्वच्छ है। आगे के लिए बात कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स भी होता है, जो ये ग्रांट्स होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है स्टेट की इनकम का। अब आते हैं आगे, जब हम जोनल काउंसिल्स के लिए बात कर रहे होते हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशन में ये सबसे बढ़िया पार्ट होता है कि इंडिया को जोन्स में डिवाइड किया गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से 6 जोन्स में डिवाइड किया गया। आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सी जोन में हैं। जैसे नदन जोन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, J&K, लद्दाख, उत्तरांचल, हिमाचल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, इस तरह से आता है। सेंट्रल जोन यूपी, एमपी एंड छत्तीसगढ़ आता है। ईस्टर्न जोन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड सिक्किम आता है। वेस्टर्न जोन, इसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, क्योंकि अब ये दोनों कंबाइंड हो गए हैं तो ये इसी जोन, वेस्टर्न जोन का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सदर्न जोन आता है, आंध्रा, तेलंगाना, दैट इज तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी 4 जगह है, माहे, यानम, कराईकल एंड पुडुचेरी इटसेल्फ, तो वो बेसिकली ज्योग्राफी में बात करेंगे उसके लिए। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के लिए बात करते हैं, इट वाज क्रिएटेड 1972, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल इसमें डाला गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जो बार बार एग्जामिनर में नजर में रहती है, कभी भी वो एग्जाम में डाल देता है, कितनी बार स्टार लगा लेना वो आपकी मर्जी। क्या 1994 से पहले अगर बात करें तो सिक्किम हमारे यहां पर चेक करिएगा, यहां कहीं लिखा हुआ था सिक्किम, 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 ये रहा, ईस्टर्न जोन का पार्ट था। गॉट इट? और अभी 1994 के बाद क्या हुआ है, सिक्किम इज ऑल्सो इंक्लूडेड टू मेक द स्ट्रेंथ 8। नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था, प्लस इसमें सिक्किम और आ जाता है, तो ये इस तरीके से 8 स्टेट्स की फॉर्मेशन बनाते हैं। आगे के लिए बढ़ जाते हैं इसी में, तो इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है कि काउंसिल जो भी होगी, जो भी जोन काउंसिल है,
वो चीफ मिनिस्टर टू अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को लेगी, जोन बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी आएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें बहुत ज्यादा है वो ये कि होम मिनिस्टर हैज नॉमिनेटेड टू द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में कि कौन जोनल काउंसिल्स का चेयरमैन अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, तो सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर, सेंट्रल ऑब्लिक यूनियन होम मिनिस्टर जो भी हो, जैसे अभी हमारे अमित शाह हैं। अब बात करते हैं सरकारिया कमीशन जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, तो भाई स्टेट्स की ऑटोनॉमी को और बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, सेंटर स्टेट के बीच में जिस तरह से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें और क्या क्या चेंजेस किए जाएं उसके लिए बनाया गया था। अपॉइंट किया गया था जून 83 में जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के अंडर में। सबमिट रिपोर्ट इन्होंने करी अक्टूबर 27 1987 में। इनके अपने मेंबर जो थे सर्वमन एंड एसआर सेन एंड रामा सुब्रमण्यम थे। ये बेसिकली 3 लोग। मैं थोड़ा पानी दे दीजिए उधर से, 1 मिनट रुकिए जरा, थोड़ा पानी पी लें फिर बताता हूं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सेवारमन साहब थे, सेन थे और सुब्रमण्यम थे। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की बात करें तो सबसे पहली बात, इन्होंने फॉर्मेशन इंटर गवर्नमेंट काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को मिलाकर एक बनाने की बात की जो आज है। इन्होंने कहा कम से कम यूज करो स्टेट इमरजेंसी का, आर्टिकल 356 का कम से कम यूज करो। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है क्या, गवर्नर की पोस्ट को हटाने की। बीच में आने लगा था रिगार्डिंग गवर्नर, नो नीड टू रिमूव द पोस्ट ऑफ गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, बीच में ये आने लगा था कि गवर्नर को हटा दिया जाए, तो जस्टिस सरकारिया ने कहा था जरूरत नहीं है, ठीक काम कर रहे हैं। इसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट शुड नॉट बी ट्रांसफर विदाउट देयर कंसर्न। तो ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम पूरी तरह देख चुके हैं, तो अब ये वाली टेंशन हमें यहां नहीं होनी चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या कि हमारे यहां पर अगर आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी नॉर्दर्न इंडिया में ठीक ठाक बोली जाती है, इंग्लिश पूरे इंडिया में कहीं भी ठीक ठाक नहीं बोली जाती, कुछ स्टेट्स को छोड़कर। बाकी नेटिव लैंग्वेज होती है, अपनी एक मातृभाषा होती है हर स्टेट की। तो इन्होंने कहा जो भी चीजें आप स्टेट में पब्लिश करें दैट शुड बी इन 3 लैंग्वेज। सपोज मेरे जैसा कोई बंदा अगर तमिलनाडु जाता है और वहां की बसेस पर तमिल में कुछ लिखा होता है तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मुझे कहां जाना है? गॉट इट? तो उसके लिए मुझे इंग्लिश चाहिए या मुझे हिंदी चाहिए। तो उन्होंने कहा हिंदी तमिल वालों को समझ नहीं आएगी, तो दोनों को लिंकअप किसने करा? इंग्लिश ने। और याद करो हमने शेड्यूल्स में पढ़ा था इंग्लिश आज तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आगे के लिए बात करते हैं। इन्होंने कहा था रिलैक्स करिए रेडियो और टीवी पर से, तो आज अच्छा खासा टैक्सेस आ रहा है। पहले जब तक इन्होंने नहीं कहा था DD1, दूरदर्शन 1, दूरदर्शन 2 और विविध भारती रेडियो पे आया करता था। आज तो FM के ही 1000 से ज्यादा चैनल है, टीवी पर चले जाओ 1000 से ज्यादा न्यूज चैनल्स है। समझ रहे हैं आप बात? तो यहां से शुरू हुआ। इसके बाद फेवर में इन्होंने कहा कि शेयरिंग मोर टैक्सेस विद सेंटर एंड स्टेट, कि आपस में शेयर ज्यादा करें टैक्सेस का ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से काम कर पाए। फेवरिंग शेयर द कॉर्पोरेशन टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, आपस में टैक्सेस का बंटवारा प्रॉपर हो। क्योंकि ये याद रखना कभी भी किसी स्टेट के अंदर अगर कोई पंगा है, किसी स्टेट के साथ कोई लफड़ा है, तो वो 99% पैसे का होगा और वो सेंटर स्टेट के टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन को ही लेकर होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा स्ट्रांगली फेवर इंटर स्टेट काउंसिल mentioned in article 263 name should be changed inter government council so execute the political issue। बिल्कुल सही है, अगर आप उसे इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल नाम देंगे तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये वो पता नहीं हजारों तरह की छोटी बड़ी पार्टियां हैं इंडिया में, नेशनल एज वेल एज स्टेट,
तो नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी इसी में भटके रह जाएंगे ना। तो इससे अच्छा है हमें करना क्या चाहिए, इंटर गवर्नमेंट काउंसिल की जगह इंटर स्टेट काउंसिल को कन्वर्ट करना चाहिए। इसी तरह से इन्होंने कहा था इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, जिसमें अगर कभी दो स्टेट्स के बीच कोई भी मुद्दा 3 महीने से ज्यादा चल रहा है या वो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट तक जा रहा है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएट मीडिएटर बनेगी एंड काम करेगी। इन एनी केस सेंटर और स्टेट के बीच में कोई मसला हो गया है तो उसके लिए भी इमीडिएट उसे रिजॉल्व किया जाए। आगे के लिए बात करते हैं फेवर्ड इन द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग सजेस्टेड जोनल काउंसिल्स, तो जोन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आगे लिखा है फाउंड द प्रेजेंट वर्किंग ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन सेटिस्फैक्टरी, लेकिन आज प्लानिंग कमीशन इसकी जगह काम क्या कर रहा है, दैट इज नीति आयोग। आज प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग काम कर रहा है। एंड लास्ट आता है फाइनेंस कमीशन शुड बी कंसल्टेड विद स्टेट आल्सो, कि स्टेट्स को कितना पैसा चाहिए ये उनसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट पता करे। तो इस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में क्या क्या रिलेशन है, कैसे कैसे वो रिलेशंस पर काम करते हैं, उन रिलेशन से होने वाले क्या क्या फायदे हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहां पर 1 बाय 1 ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू एनडीए के पर्पस से समझाई हैं। बाकी मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पास एक मेरा दैट इज अन एकेडमी प्लस पर एक सेशन आ रहा है, स्पेशल क्लास आ रही है जिसमें MCQ होंगे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप 1 जून 11:35 AM सुबह के 11:30 बजे वो मेरा सेशन शेड्यूल हुआ है, तो आप वहां आइए। अनअकैडमी प्लस पर मुझे आप लोग मयंक पाराशर के नाम से फॉलो अप कर सकते हैं ताकि आने वाली आगे क्लासेस वहां पर मिले। सेम वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट होने के बाद अगले सब्जेक्ट्स एज पर अनअकैडमी जो मुझे बताया गया है, मुझे प्लस पर आगे कंटिन्यू करना है या अनअकैडमी ऐप पर करना है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप वहां से जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।